मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी राजा को भरी सभा में एक जोरदार थप्पड़ मारना उसकी जान बचा सकता है, या फिर राजा का सिंहासन पीछे खींच देना उन्हें मौत के मुंह से निकाल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे पूरी दुनिया पागल और मंदबुद्धि समझती थी, लेकिन उसकी हर एक पागलपन भरी हरकत के पीछे भगवान की ऐसी लीला छिपी थी जिसने पूरे राज्य की किस्मत ही बदल दी। आखिर इस पागल लड़के ने कैसे बड़े बड़े ज्ञानियों को पीछे छोड़ दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, मैं आप सभी से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं, जो भी इस कहानी को पूरा सुने और भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करे, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहे, उसके घर में सुख और शांति बनी रहे और उसके मन में सही ज्ञान का संचार हो। मित्रों, आप भी इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। महादेव कहते हैं, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक बहुत बड़ा और अमीर सेठ रहता था। वो अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ बहुत ही सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहा था। उसके पास इतना पैसा और इतनी धन दौलत थी कि उसे गिन पाना भी मुश्किल था। उसका कारोबार सिर्फ अपने शहर तक ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था मानो साक्षात कुबेर देव का खजाना उसके घर में ही रहता हो। माधव सेठ जितना अमीर था, उसका दिल उतना ही कोमल था। लोग उसके अच्छे व्यवहार, उसकी दयालुता और उसके दान पुण्य की बातें किया करते थे। उसके शहर का कोई भी गरीब या जरूरतमंद इंसान कभी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। वो रहने के लिए धर्मशालाएं बनवाता, प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करवाता और अनाथ बच्चों व बेसहारा विधवाओं की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी बहुत ही नेक और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री थी, जो हर अच्छे काम में अपने पति का पूरा साथ देती थी। मगर मित्रों, कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। समय तो एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कब किस तरफ मुड़ जाए कोई नहीं जानता। वक्त कब किसी को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन की धूल पर ला दे और कब किसी गरीब को राजा बना दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जो माधव सेठ कभी दूसरों की झोलियां खुशियों से भर देता था, आज वक्त का ऐसा चक्कर चला कि वो खुद दूसरों की मदद का मोहताज होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। समय ने ऐसी पलटी मारी कि अचानक सेठ माधव को व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। समुद्री तूफानों ने उसके कीमती माल से लदे जहाजों को डुबो दिया। जिन साझेदारों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसे धोखा दे दिया और कुछ गलत फैसलों ने उसे पूरी तरह कंगाल कर दिया। उसका सारा पैसा, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात और सोना चांदी सब पानी की तरह बह गया। वो कर्ज के ऐसे गहरे दलदल में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अब देखिए इंसान का असली चेहरा। जिन लोगों के सिर कभी माधव सेठ के सम्मान में झुके रहते थे, वही लोग अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे थे। जिन रिश्तेदारों की उसने बुरे समय में दिल खोलकर मदद की थी, उन्होंने भी उससे आंखें फेर लीं और ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे उसे जानते ही ना हो। पुराने दोस्तों ने हालचाल पूछना तो दूर, उसका नाम लेना तक छोड़ दिया था। अब हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल काम बन गया था। ऊपर से जिन लोगों का कर्ज था, वो सूदखोर रोज सुबह शाम उसके घर पर आकर हंगामा करते, गालियां देते और उसे सबके सामने जलील करते। सेठ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चिंता की वजह से उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, चेहरे की चमक चली गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और चिंता के कारण माधव को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोला, भाग्यवान, अब ये कर्ज मांगने वाले मेरा जीना हराम कर चुके हैं। उनकी धमकियों और तानों ने मेरी रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं। अब तो हमारे पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। बच्चों के लिए दूध लाना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके रामपुर चलते हैं।
वो गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। शायद तुम्हारे पिता और भाई इस मुसीबत की घड़ी में हमारी कुछ मदद कर दें। अगर उनसे थोड़ी बहुत भी आर्थिक मदद मिल गई तो हम फिर से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे और धीरे धीरे सब ठीक करने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसे बुरे वक्त में तो अपने ही काम आते हैं, परायों से भला क्या उम्मीद की जा सकती है। पत्नी लक्ष्मी ने अपने पति की लाचारी और दर्द को महसूस किया और अपनी सहमति देते हुए कहा, स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पिता और भाई हमारी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत लाड प्यार से पाला है। वो मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए, कल सुबह होते ही हम रामपुर के लिए निकल चलते हैं। फिर माधव सेठ और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने अपनी जरूरत का कुछ सामान एक छोटी सी पोटली में बांधकर रात के गहरे अंधेरे में ही अपने ससुराल रामपुर गांव की ओर निकल पड़े। उनका गांव नगर से करीब 10 कोस की दूरी पर था। सेठ माधव स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी इंसान थे। उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें मजबूर कर दिया था। जैसे ही वो दोनों रामपुर गांव के पास पहुंचे, गांव के बाहर उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। सेठ माधव अचानक उस कुएं के पास रुक गए और अपनी पत्नी से बोले, भाग्यवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक अनजाना सा डर मुझे सता रहा है। ये सोचकर ही मुझे शर्म आ रही है कि कभी जो लोग मुझसे मदद और सलाह लेने आते थे, आज मैं उन्हीं के परिवार वालों से, यानी तुम्हारे मायके वालों से मदद मांगने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूं कि अगर उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया या कोई बहाना बना दिया तो मेरा आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। फिर मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। थोड़ी देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद उन्होंने एक ठंडी आह भरी और कहा, लक्ष्मी, दुनिया का यही नियम है। लोग उसी के आगे झुकते हैं और उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास धन दौलत, मान सम्मान और भरा पूरा परिवार हो। भूखे, गरीब और बेसहारा इंसान को तो कोई पूछता भी नहीं, बल्कि लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। आखिर में सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो कि पहले तुम अकेली अपने मायके जाओ, अपने पिता और भाइयों से मिलो। अगर वहां तुम्हारा अच्छे से स्वागत हुआ, वे तुम्हें देखकर खुश हुए और तुम्हारी बात ध्यान से सुनी, तो वापस आकर मुझे इसी कुएं पर बुला लेना। मैं यहीं इस बड़े से बरगद के पेड़ की छाया में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अगर उन्हें तुम्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, उन्होंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया या इज्जत नहीं दी, तो तुम कुछ भी कहे बिना चुपचाप वापस आ जाना। हम समझ जाएंगे कि वहां भी हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। सेठ ने अपनी पत्नी को कुएं के किनारे उस घने पेड़ के नीचे अच्छी तरह समझा बुझाकर और हिम्मत देकर उसके मायके भेज दिया और खुद वहीं बैठकर बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेचारी लक्ष्मी अपने पति को उस हालत में छोड़कर भारी मन से अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने तो उसकी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया। लक्ष्मी ने सोचा था कि सालों बाद अपनी बेटी को देखकर माता पिता और भाई खुशी से झूम उठेंगे और उसे गले लगा लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो अपने पिता के घर के आंगन में पहुंची, उसके भाइयों और भाभियों ने उसे दूर से ही देख लिया, लेकिन उनके मन में तुरंत शक पैदा हो गया कि अरे, ये तो माधव सेठ की पत्नी है। सुना है उसका पति तो अब कंगाल हो चुका है, दाने दाने को तरस रहा है और रोज कर्जदार उसके घर पर चक्कर काटते हैं। ये जरूर यहाँ कुछ मांगने या मदद की उम्मीद लेकर आई होगी। इसी गलत सोच की वजह से उन्होंने जानबूझकर लक्ष्मी से दूरी बना ली। बेचारी सेठानी दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने ही घर के लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। उसकी आंखें अपने पिता, अपनी माँ और अपने भाइयों को ढूंढ रही थीं, पर किसी ने ना तो उसका स्वागत किया, ना प्यार से दो बातें की, ना हालचाल पूछा और ना ही इज्जत के साथ अंदर बुलाकर बैठने को कहा। उसकी भाभी ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया और अंदर चली गईं। भाई भी अपने अपने कामों में व्यस्त होने का नाटक करने लगे। काफी देर तक, लगभग 3 घंटे तक जब वो उसी तरह अपमानित होकर खड़ी रही और कहीं से प्यार या आदर नहीं मिला, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप निराश होकर उसी कुएं की ओर लौट गई जहां उसका पति बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वापस कुएं पर पहुंचकर उसने रोते हुए और सिसकते हुए सेठ माधव को सारी बात बता दी। वो बोली, स्वामी, मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे वो मुझे पहचानते ही ना हो। ना कोई मेरे आने से खुश हुआ, ना किसी ने मुझसे बात की और ना ही बैठने या पानी पीने तक के लिए पूछा। ऐसा लगता है जैसे अब उस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है।
हमारी फूटी किस्मत ने हमसे वो आखिरी सहारा भी छीन लिया। अब यही अच्छा होगा कि हम अपने उसी टूटे फूटी घर लौट चलें। जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। अब किसी और से उम्मीद रखना बेकार है। इस मुश्किल फैसले के साथ भारी मन और थके हुए कदमों से वो दोनों वापस अपने उसी पुराने और उजाड़ घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे, अचानक लक्ष्मी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो मां बनने वाली थी और बच्चे के जन्म का समय पास आ गया था। सेठ घबरा गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे तुरंत दौड़कर पास की गली से एक अनुभवी दाई को बुला लाए। उसी रात घोर गरीबी और निराशा के अंधेरे के बीच उनके घर एक नन्हे से बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म की खबर सुनकर एक पल के लिए सेठ अपने सारे दुख भूल गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गरीबी का एहसास हुआ। सेठ ने बड़े दुखी मन से उस छोटे से बच्चे को देखते हुए कहा, लक्ष्मी, अगर यही बच्चा कुछ महीने पहले हमारे अच्छे दिनों में पैदा हुआ होता तो मैं पूरे शहर में बहुत बड़ी दावत देता। ढोल नगाड़े बजते, शहनाइयाँ गूंजती और टोकरियाँ भर भर कर मिठाइयाँ बांटी जाती। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ना होता। लेकिन अब तो हमारी ऐसी हालत है कि बच्चे के जन्म की खुशी में बांटने के लिए थोड़ा सा गुड़ खरीदने के भी पैसे हमारे पास नहीं हैं। फिर भी उस बच्चे का जन्म उनके दुखों से भरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण की तरह था। उन्होंने अपने उस प्यारे बेटे का नाम प्रताप रखा। मित्रों, प्रताप के आने के साथ ही जैसे माधव सेठ की किस्मत ने एक बार फिर बहुत बड़ी करवट ली। शायद ये उस नन्हे बालक का भाग्य था या फिर ईश्वर की कोई अनोखी लीला। एक दिन अचानक सेठ माधव की मुलाकात अपने एक पुराने और भूले बिसरे मित्र से हुई। ये वही मित्र था जिसकी कभी सेठ माधव ने मुसीबत के समय बहुत मदद की थी। सेठ की ऐसी दयनीय और लाचार हालत देखकर उस मित्र का दिल भर आया। उसने बिना मांगे ही सेठ को कुछ पैसे उधार के तौर पर दिए और बड़े प्यार से कहा, माधव, तुम एक बहुत ही समझदार और काबिल व्यापारी हो। इन पैसों से अपना कोई छोटा मोटा काम फिर से शुरू करो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सेठ ने उन पैसों को भगवान का आशीर्वाद मानकर पूरी लगन और कड़ी मेहनत के साथ एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उनका व्यापार फिर से चमकने लगा और कुछ ही महीनों में एक चमत्कार सा हो गया। सेठ माधव फिर से पहले की तरह ही अमीर और मालामाल हो गए। उनके घर में फिर से धन दौलत की बरसात होने लगी। अब सेठ और सेठानी अपने बेटे प्रताप को अपने लिए बहुत ही भाग्यशाली मानने लगे। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि प्रताप के जन्म के साथ ही उनके दुखों के दिन खत्म हुए और सुख के दिन शुरू हुए हैं। वे दोनों अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार और दुलार से पालने लगे। उसकी हर छोटी बड़ी जिद और ख्वाहिश को तुरंत पूरा किया जाता। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। जब प्रताप 1 साल का हुआ तब तक उसने ठीक से बोलना शुरू नहीं किया था। वो बस कुछ अजीब सी आवाजें निकालता था। ये देखकर सेठ और उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं बच्चे को कोई दिमागी या शारीरिक परेशानी तो नहीं है। उन्होंने बहुत से वैद्यों और हकीमों को दिखाया, लेकिन सब ने यही कहा, सेठ जी, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, समय के साथ अपने आप बोलने लगेगा। साल दर साल बीतते गए और प्रताप अब 8-10 साल का हो गया, लेकिन वो अभी भी बहुत कम बोलता था और जब भी कुछ कहता तो उसकी बातें किसी की समझ में नहीं आती थीं। उसकी बातें एकदम अजीब और बिना मतलब की लगती थीं। पड़ोसी और रिश्तेदार तो पीठ पीछे यहाँ तक कहने लगे थे कि बच्चा या तो मंदबुद्धि है या फिर पागल। ये सब सुनकर सेठ और सेठानी का दिल छलनी हो जाता। सेठ ने अपने बेटे के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों, हकीमों और ज्योतिषियों से सलाह ली, कीमती से कीमती दवाइयाँ खिलाईं, पर प्रताप की हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। अब सेठ अपने बेटे की इस हालत को लेकर हर वक्त परेशान और दुखी रहने लगे। उन्हें अक्सर लगता कि इतनी धन दौलत और शोहरत किस काम की जब उनका इकलौता वारिस ही ऐसा है। समय और भी तेजी से भागा और प्रताप अब 20 साल का एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा जवान बन चुका था। उसका शरीर तो पूरी तरह बढ़ गया था, लेकिन उसकी अक्ल अभी भी किसी छोटे नासमझ बच्चे जैसी ही थी। उसकी मासूमियत और अटपटी बातें कभी कभी सेठ माधव के सब्र का बांध तोड़ देती थीं। एक दिन व्यापार में किसी नुकसान की वजह से सेठ पहले से ही बहुत चिड़चिड़े और परेशान थे। जब वे घर आए तो प्रताप ने कोई ऐसी बचकानी हरकत कर दी कि सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में पागल होकर सेठ ने अपने लाडले बेटे प्रताप की सबके सामने बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे बहुत बुरा भला कहा।
इस अचानक हुए अपमान और मार से प्रताप का कोमल मन बुरी तरह टूट गया। वो मासूम लड़का जिसे दुनिया पागल समझती थी, बहुत आहत हुआ और उसी रात अंधेरे में चुपचाप बिना किसी को बताए घर छोड़कर भाग गया। जब सुबह सेठ और सेठानी को पता चला कि प्रताप घर में नहीं है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ को अपने गुस्से और अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रताप को ढूंढने की जमीन आसमान एक कर दी। गांव, शहर, गली मोहल्ले, जंगल और पहाड़, हर जगह उसकी तलाश की गई। उन्होंने अपने आदमियों को चारों दिशाओं में भेजा, पर प्रताप का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अब सेठ और सेठानी के पास अपने किस्मत को कोसने और रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उनका हंसता खेलता जीवन फिर से दुख और उदासी के अंधेरे में डूब गया। उधर वो नासमझ और भोला भाला प्रताप अनजान रास्तों पर अकेला भटकता रहा। कभी वो किसी अनजान गांव पहुंच जाता तो कभी किसी शहर की सड़कों पर। रास्ते में मिलने वाले लोगों से कुछ मांग कर वो अपना पेट भर लेता और कभी कोई दयालु आदमी उसे अपने पुराने फटे पुराने कपड़े दे देता। उसके कपड़े गंदे और तार तार हो चुके थे, सिर के बाल उलझकर जटाओं की तरह बन गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गहरा दुख झलकता था। उसकी चाल ढाल ऐसी थी मानो वो किसी गहरी बेहोशी में हो। अब उसकी हालत सचमुच किसी पागल जैसी दिखने लगी थी। लोग उसे देखते तो उस पर हंसते, उसे पत्थर मारते या फिर उसे देखकर डरकर दूर भाग जाते थे। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और इस भटकते मासूम जीवन में प्रताप अब 20 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था। उसका शरीर मजबूत और ताकतवर था, लेकिन उसकी अक्ल अभी भी उन मासूम बच्चों जैसी ही थी जो दुनिया की चालाकी और धोखेबाजी से कोसों दूर रहते हैं। भटकते भटकते उसका रास्ता बहुत दूर जामगढ़ राज्य की तरफ निकल गया, जहां राजा जामसेन का राज था। राजा जामसेन बहुत ही नेक इंसान थे। वे अपनी जनता को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे और अपने सही न्याय के लिए मशहूर थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, यानी राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं था। राजा के दरबार में चापलूस और स्वार्थी लोगों की भरमार थी, जो बस अपना फायदा सोचते थे और राजा की हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। राजा जामसेन ये बात अच्छे से जानते थे कि उनके दरबारियों की बातों में न तो कोई सच्चाई है और न ही ईमानदारी। इसीलिए राजा हमेशा किसी ऐसे निस्वार्थ और बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में रहते थे जो राज्य को सही रास्ता दिखा सके। इन्हीं सोच विचार में डूबे हुए एक दिन राजा ने अपने कुछ खास दरबारियों के साथ घने जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया, ताकि प्रकृति की शांति में उन्हें सुकून मिले और वे राज्य की समस्याओं पर गौर कर सकें। जंगल में उन्होंने कुछ देर शिकार का आनंद लिया और टहलते रहे। शाम के वक्त जब वे वापस महल की ओर लौट रहे थे तो राजा की नज़र एक बहुत ही अजीब दृश्य पर पड़ी। रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी घनी छांव के नीचे एक अजीब सा नौजवान बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने और धूल से भरे थे, बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं, मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में हो। वो अपने आप से ही बातें कर रहा था, कभी अचानक हंस पड़ता तो कभी एकदम गंभीर हो जाता। पहली नज़र में वो कोई पागल या विक्षिप्त व्यक्ति ही लग रहा था, लेकिन मित्रों वो युवक कोई और नहीं बल्कि वर्षों पहले घर से भागा हुआ वही प्रताप था। राजा को बहुत हैरानी हुई और उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्हें लगा कि इस नौजवान में कुछ तो अलग बात है। राजा ने अपने सिपाहियों और दरबारियों को कुछ दूरी पर रुकने का इशारा किया और खुद घोड़े से उतरकर पैदल ही उस युवक के पास पहुंचे। राजा ने बहुत ही प्यार और नर्म आवाज में उससे पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो और इस सूने जंगल में अकेले बैठकर अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? प्रताप ने धीरे से अपना सिर उठाया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ राजा की आंखों में झांका। उसने उतने ही शांत होकर जवाब दिया, पागल? पागल तो तुम हो और तुम्हारा ये सारा का सारा दरबार। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि इस वीरान और ऊबड़ खाबड़ जंगल को साफ करके यहां पर एक बहुत ही आलीशान, आसमान को छूता हुआ महल बनाना चाहिए, जिसके चारों तरफ सुंदर बगीचे हों, और उस महल का राजा मुझे बनना चाहिए। राजा ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा धूल से सना और पागल दिखने वाला युवक इतनी गहरी और आत्मविश्वास से भरी बात कह सकता है। पीछे खड़े दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। कुछ मन ही मन हंसने लगे तो कुछ सोच में पड़ गए। कईयों के चेहरे पर जलन और डर दिखाई देने लगा। एक दरबारी ने दूसरे से धीरे से कहा, ये या तो सचमुच पागल है या फिर कोई बहुत ही असाधारण इंसान जिसे किसी का डर नहीं है। राजा ने अपने दरबारियों से उस युवक के बारे में सलाह मांगी।
लेकिन दरबारियों के मन में तो डर बैठ गया था कि अगर ये अजीब युवक राजा का चहेता बन गया तो दरबार में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए एक चापलूस दरबारी बोला, महाराज, ये तो कोई खतरा भी हो सकता है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। राजा को ऐसे पागलों से दूर रहना चाहिए। दूसरा बोला, महाराज, ये तो 100% पागल ही है, इसकी बातों पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। काफी सोच विचार के बाद दरबारियों ने राजा को मिलीजुली सलाह दी कि एक बार इसे महल जरूर ले चलना चाहिए। अगर ये सच में पागल निकला तो इसे कहीं सुरक्षित जगह छोड़ देंगे या इलाज करवा देंगे, और अगर ये वैसा निकला जैसा कि इसकी बातें हैं, बहादुर और बुद्धिमान, तो ये राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। राजा ने दरबारियों की बात मान ली और बड़े प्यार से प्रताप को अपने साथ महल चलने के लिए मना लिया। प्रताप ने भी थोड़ी ना नुकर करने के बाद हाँ कह दी। उसे एक सजे धजे घोड़े पर बैठाया गया और पूरा काफिला शान के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मित्रों, कहानी में अब एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। अभी राजा का काफिला महल की ओर बढ़ा ही था कि उस नौजवान प्रताप ने अचानक अपने घोड़े की लगाम जोर से खींची। उसने घोड़े को उल्टी दिशा में मोड़ा और बिना कुछ कहे एक अनजान रास्ते पर बिजली की तेजी से दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो या वो कहीं और जाना चाहता हो। राजा और उनके सिपाही ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत अपने अपने घोड़े उसके पीछे दौड़ाए और काफी मशक्कत के बाद उस नौजवान को फिर से पकड़ लिया। राजा ने जब उससे पूछा कि वो इस तरह अचानक क्यों भागा, तो प्रताप ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। अब सभी लोग पहले से ज्यादा सावधानी बरतते हुए महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जामगढ़ नगर के मुख्य द्वार और राजमहल के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजमहल के बाहर हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग खुशी से झूम रहे थे, जोर जोर से नारे लगा रहे थे और राजा जामसेन को बधाइयां दे रहे थे। महाराज जामसेन की जय हो, हमारे राजा अमर रहें। राजा और उनके दरबारी ये सब देखकर पूरी तरह चकित रह गए। राजा ने भीड़ में से कुछ लोगों से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम लोग इतने खुश क्यों हो और मुझे किस बात की बधाई दे रहे हो? तब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ बताया, महाराज, जिस मुख्य रास्ते से आप आज सुबह शिकार के लिए जंगल गए थे, उसी रास्ते पर घने पेड़ों के पीछे हमारे पड़ोसी और दुश्मन राज्य की एक बहुत बड़ी सेना घात लगाकर बैठी थी। उनका इरादा आप पर अचानक हमला करके आपको बंदी बनाने या आपकी हत्या करने का था। हमें तो लगने लगा था कि अब आप कभी सही सलामत वापस नहीं लौटेंगे और हमारे राज्य पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन आपने आखिरी मौके पर अचानक अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते से वापस आए। आपकी इसी समझदारी ने आपकी जान बचाई और हम सबको एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली और दूरदर्शी हैं महाराज। ये सुनकर राजा जामसेन और उनके दरबारियों के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर चिंता और अंत में राहत के भाव आ गए। राजा ने मन ही मन उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें इतने बड़े खतरे से बचाया था। भीड़ ने फिर से जयकारे लगाते हुए कहा, महाराज, आप तो बहुत चतुर निकले। अगर आपने सही समय पर वो रास्ता ना बदला होता तो आज का दिन हमारे राज्य के लिए सबसे काला दिन साबित होता। तभी राजा की नजर एक बार फिर उस शांत खड़े नौजवान प्रताप पर पड़ी। उसके चेहरे की मासूमियत, आंखों की गहराई और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान देखकर राजा का दिल भर आया। राजा सोचने लगे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। इसी लड़के की वजह से, चाहे अनजाने में ही सही, मैंने अपना रास्ता बदला और मेरी जान बच गई। ये जरूर भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। महल पहुंचते ही राजा ने पूरे दरबार के सामने एक बड़ा ऐलान किया, इस युवक के लिए मेरे सिंहासन के ठीक बगल में एक खास शाही कुर्सी लगाई जाए। आज से ये मेरे साथ इसी दरबार में बैठेगा और राज्य के हर जरूरी फैसले में अपनी सलाह देगा। ये सुनते ही सालों से राज परिवार की सेवा कर रहे पुराने दरबारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिलों में जलन पैदा हो गई। वे पहले ही उस पागल जैसे दिखने वाले युवक को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये लड़का तो पागल है, इसकी अकल ठिकाने नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से में आकर आपको या राज्य को कोई नुकसान पहुंचा दे। आपके पास तो हम जैसे तजुर्बेकार और वफादार लोगों को बैठना चाहिए जो पीढ़ियों से आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन राजा जामसेन ने उनकी एक ना सुनी और बड़े विश्वास के साथ कहा, नहीं, तुम सब इसे गलत समझ रहे हो। ये युवक तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सच्चा और साफ दिल का है। देखो, इसने बिना एक शब्द बोले, अनजाने में ही सही, हमारी और पूरे राज्य की दुश्मन के भयानक जाल से रक्षा कर ली। असली अक्लमंदी यही है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती।
राजा का अपने ऊपर इतना भरोसा देखकर प्रताप धीरे से मुस्कुराया। वो बड़े आत्मविश्वास और सहजता के साथ राजा के सिंहासन के पास रखी उस नई शाही कुर्सी पर जाकर ऐसे बैठ गया मानो वो जगह उसी के लिए बनी हो। लेकिन ये नज़ारा दरबार के उन अभिमानी दरबारियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो लोग और जिनके पूर्वज सदियों से उन शाही कुर्सियों पर बैठने का हक रखते आए थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा अपमान था कि कोई अनजान बाहरी इंसान जो पहली नज़र में पागल सा लगता हो, उनके बराबर या उनसे भी ऊंचे आसन पर आकर बैठ जाए। मित्रों, उन पुराने दरबारियों के मन में जलन और गुस्से की आग धधकने लगी। वे सब मिलकर उस अजनबी प्रताप के खिलाफ चुपके चुपके साजिश रचने लगे ताकि उसे राजा की नजरों में गिरा दिया जाए और किसी भी तरह महल से बाहर फिकवा दिया जाए। एक सुबह जब प्रताप अपने कमरे में बैठा हुआ चुपचाप शून्य में ताक रहा था, तभी कुछ चालाक दरबारी दबे पांव उसके पास पहुंचे। वे बहुत ज्यादा आदर और इज्जत देने का नाटक करते हुए उसके सामने झुके और एक दरबारी बड़े प्यार से बोला, बड़े भाई, हम आपकी लंबी उम्र और कामयाबी की दुआ करते हैं। आप तो इस राज्य के चमकते हुए नए सितारे हैं। हम आपसे एक बहुत ही जरूरी और गुप्त बात करना चाहते हैं जिसमें आपका और पूरे राज्य का भला छिपा हुआ है। वे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में प्रताप को फंसाने की कोशिश करने लगे। वे बोले, आप अभी यहाँ नए आए हैं, इसलिए आप हमारे राज्य के गहरे नियमों और दरबार की सदियों पुरानी परंपराओं को नहीं जानते। हम बस यही चाहते हैं कि आपसे अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपको या राजा को कोई परेशानी हो और आपको किसी भारी सजा का सामना करना पड़े। ये सुनकर वो भोला भाला प्रताप चौंक गया और बड़ी मासूमियत से पूछने लगा, सजा? कैसी सजा? लेकिन मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा था कि मुझे इस राजमहल में लाया जाए। मैं तो अपने जंगल में ही खुश और ठीक था। अगर मेरी वजह से यहाँ किसी को कोई तकलीफ हो रही है या कोई नियम टूट रहा है तो आप मेहरबानी करके मुझे वापस उसी जंगल में छोड़ाइए। मुझे ये राजाओं वाला तामझाम और सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। उसकी इतनी सीधी और सच्ची बात सुनकर दरबारियों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उनका तीर निशाने पर लग रहा है और ये मूर्ख उनके जाल में फंस रहा है। वे अच्छी तरह जानते थे कि राजा जामसेन के रहते हुए प्रताप को जबरदस्ती या बेइज्जत करके महल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि राजा उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। इसलिए अब वे उसे बहला फुसलाकर कोई ऐसी हरकत करवाना चाहते थे जिससे राजा खुद उस पर आग बबूला हो जाएं और उसे महल से धक्के देकर निकाल दें। तभी उनमें से एक सबसे शातिर दरबारी आगे बढ़ा और बोला, अरे नहीं नहीं बड़े भाई, आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप एक छोटी सी सलाह मान लें तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। आप रातों रात और भी ज्यादा खास और बड़े आदमी बन जाएंगे। प्रताप, जो पहले ही सजा की बात सुनकर थोड़ा डर गया था, अब फायदे की बात सुनकर उत्सुक हो गया। उसने घबराकर कहा, ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है। इसी मौके का इंतजार कर रहे एक दूसरे दरबारी ने, जो राजा का सबसे खास सलाहकार हुआ करता था और प्रताप के आने से जल रहा था, आगे आकर बहुत गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, सुनिए, महाराज के दरबार में एक बहुत पुरानी और गुप्त परंपरा है जिसे सिर्फ हम जैसे कुछ खास लोग ही जानते हैं। नियम यह है कि दरबार का काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक कोई बहुत बहादुर और वफादार इंसान राजा की गद्दी पर बैठते ही तुरंत उन्हें धीरे से एक थप्पड़ न मारे। ये थप्पड़ असल में बुरी नजर और आने वाली मुसीबतों को दूर भगाने का एक शुभ संकेत माना जाता है। वो बेचारा भोला भाला प्रताप, जो दुनिया के इन चालों और धोखेबाजी से बिल्कुल अनजान था, तुरंत जोश में आकर बोल पड़ा, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भला कौन सी बहादुरी चाहिए। मैं तो राजा साहब को खुश करने के लिए लात भी मार सकता हूं, अगर इससे उनका कोई भला होता है तो। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और उसे और ज्यादा उकसाते हुए उसकी तारीफ की। वे बोले, वाह वाह, आप तो सचमुच बहुत निडर और वफादार हैं। बस कल जब राजा अपनी गद्दी पर आकर बैठें तो आप बिना डरे आगे बढ़ना और उनकी गर्दन पर एक जोरदार और प्यार भरा थप्पड़ जड़ देना। देखना, राजा इतने खुश होंगे कि वो ढेरों सोने चांदी के सिक्के और कीमती इनाम देंगे और शायद आपको और भी ऊंचा पद मिल जाए। मासूम प्रताप उन धूर्त दरबारियों की चाल को समझ न पाया और उनके झांसे में पूरी तरह आ गया। उसने बड़े उत्साह से कहा, ठीक है, मैं कल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन जैसे ही राजा जामसेन अपने शानदार दरबार में आए और अपनी गद्दी पर बैठने ही वाले थे, तभी प्रताप चुपचाप दबे पांव उनके पीछे से आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक बहुत तेज और करारा थप्पड़ राजा की गर्दन पर मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार और अचानक था कि राजा का भारी और हीरों से जला मुकुट हवा में उछलकर नीचे गिर गया और लुढ़कता हुआ दूर चला गया। और तभी एक चमत्कार हुआ।
जैसे ही मुकुट गिरा, उस मुकुट के अंदर राजा के बालों में छिपा हुआ एक बहुत ही जहरीला काला बिच्छू निकलकर बाहर भागा। वो बिच्छू शायद रात के समय किसी तरह मुकुट में घुस गया था और जैसे ही राजा मुकुट पहनकर सिर टिकाते, वो उन्हें डंक मारने ही वाला था। राजा ने तुरंत सारी बात समझ ली। अगर ये मुकुट उनके सिर पर ठीक से बैठ गया होता तो वो जानलेवा जहरीला बिच्छू उन्हें डंक मार देता और शायद वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मित्रों, राजा जामसेन का दिल प्रताप के लिए एहसान और प्यार से भर गया। उन्होंने सबके सामने उस पागल समझे जाने वाले प्रताप को गले लगा लिया और भरी सभा में ऐलान किया, मेरे प्यारे दरबारियों, कान खोलकर सुन लो। पूरे राज्य में ये इकलौता इंसान है जो मुझसे बिना किसी मतलब के सच्चा प्रेम करता है। अगर आज इसने मुझे वो थप्पड़ ना मारा होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा ना होता। इसने अपनी फुर्ती से आज मेरी जान बचाई है। राजा ने इसकी इस वफादारी की खुशी में पूरे नगर में एक बहुत बड़ी दावत दी और प्रताप को इनाम में एक आलीशान महल और ढेर सारी सोने की मोहरें दे दी। अब वो लड़का नगर में पागल नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला और राजा का सबसे खास इंसान बन गया। लोगों को लगने लगा कि भगवान ने खुद इसे राजा की रक्षा के लिए भेजा है। उधर वे लालची और जलने वाले दरबारी और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उन्हें अब ये डर सताने लगा कि अगर ये लड़का इसी तरह अपनी अजीब हरकतों से राजा का चहेता बनता रहा तो एक दिन राजा हम सबको दरबार से धक्के मार कर निकाल देंगे। वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, ये तो गजब हो गया। हमने सोचा था राजा इसे सजा देंगे, पर यहाँ तो इसका सम्मान और बढ़ गया। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस दरबार में हमारी कोई पूछ नहीं रहेगी। दूसरी तरफ वो भोला भाला प्रताप अपने नए महल की सुख सुविधाओं में रहकर यही सोच रहा था, वाह, ये दरबारी लोग कितने अच्छे और समझदार हैं। इन्होंने मुझे कितनी बढ़िया सलाह दी जिससे मेरी तो किस्मत ही चमक गई। राजा साहब भी मुझसे कितने खुश हैं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये लोग जो भी कहेंगे वो मेरे फायदे के लिए ही होगा। मुझे इनकी हर बात माननी चाहिए। इधर दरबारी अपनी हार से तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने एक बार फिर एक खतरनाक साजिश रची और प्रताप के महल पहुंचे। उनके दिल में नफरत थी, पर चेहरे पर झूठी मुस्कान। एक धूर्त दरबारी ने बड़े प्यार से कहा, भाई प्रताप, कैसी रही कल वाली तरकीब? देखा, हमने कहा था ना कि महाराज तुमसे बहुत खुश होंगे। सोचो, अगर तुमने राजा को वो थप्पड़ न मारा होता तो शायद वे तुम्हें इतना महत्व कभी नहीं देते। वो मासूम प्रताप बच्चों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आप लोग तो सचमुच बहुत ज्ञानी हैं। आपकी सलाह ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसका भरोसा जीत लेने के बाद दरबारी अपने असली मकसद पर आए। एक और कुटिल दरबारी बोला, अब एक और छोटी सी लेकिन बहुत असरदार तरकीब है। इससे राजा तुम्हें और भी बड़ा इनाम देंगे। कल सुबह जब राजा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठने लगें तो तुम फुर्ती से जाकर उस सिंहासन को थोड़ा सा पीछे खींच लेना। जैसे ही राजा बैठने लगेंगे और उन्हें लगेगा कि वे गिर रहे हैं, वे तुरंत समझ जाएंगे कि तुमने उन्हें किसी छिपे हुए खतरे से बचाया है, जैसे कि सिंहासन के नीचे कोई सांप हो या उसकी टांग टूटी हो। तुम्हारी इस सावधानी को देखकर वे इतने खुश होंगे कि शायद तुम्हें आधा राज्य ही इनाम में दे दें। पागल प्रताप, जिसे अब उन दरबारियों पर अंधा विश्वास हो गया था, जोश में आकर बोल पड़ा, एक क्या, मैं तो दो सिंहासन खींच सकता हूँ। अगर इससे राजा साहब की जान बचती है और वे खुश होते हैं तो मैं कल सुबह बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। दरबारी एक बार फिर उसकी पीठ थपथपाकर मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार तो ये मूर्ख राजा के हाथों जरूर मारा जाएगा। मित्रों, अगले दिन राज दरबार बिल्कुल अपने तय समय पर लगा। बड़े बड़े मंत्री, सभासद और नगर के खास लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। जैसे ही राजा जामसेन अपने सोने से जड़े हुए शानदार सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े और थोड़ा झुके, पीछे घात लगाए खड़े प्रताप ने मौका देखते ही अपनी पूरी ताकत से सिंहासन को पीछे की ओर खींच लिया। लेकिन राजा जामसेन बहुत ही चौकन्ने राजा थे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें और भी ज्यादा सतर्क कर दिया था। जैसे ही सिंहासन पीछे की तरफ घिसटा, उसकी हल्की सी आवाज सुनकर राजा ने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाई और खुद को संभाल लिया। वे जमीन पर गिरने से बाल बाल बच गए। राजा की तेज नजरें तुरंत सिंहासन के उस पाए पर पड़ी जिसे प्रताप ने खींचा था। उन्होंने गौर से देखा कि सिंहासन की वो टांग अंदर से पूरी तरह खोखली और टूटी हुई थी। अगर राजा उस पर बैठ जाते तो वो उसी पर टूट जाती और राजा बहुत बुरी तरह गिरकर घायल हो सकते थे। राजा को तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि प्रताप की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई थी।
राजा ने उस मासूम प्रताप की तरफ देखा, जो डर के मारे थोड़ा घबराया हुआ खड़ा था। राजा ने आगे बढ़कर उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया और पूरी सभा में गरज कर कहा, मेरे प्रिय दरबारियों और प्रजाजनों, देखो जिसे तुम सब पागल समझते हो, वो कितना बड़ा दूरदर्शी और समझदार है। अगर आज इसने सिंहासन की इस टूटी हुई टांग को समय रहते न पहचाना होता और उसे पीछे न खींचा होता, तो आज मैं निश्चित रूप से गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठता। इसने एक बार फिर मेरी जान बचाई है। ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात देवदूत है। राजा ने सबके सामने प्रताप की बहादुरी और वफादारी की जमकर तारीफ की और उसे जामगढ़ राज्य का नया सेनापति घोषित कर दिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उस पागल की सच्चाई और किस्मत की तारीफ कर रहा था। लेकिन उन गद्दार दरबारियों की हालत कांटों ब खून नहीं जैसी हो गई थी। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। वे जिसे गड्ढे में गिराना चाहते थे, वो और भी ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा था। वे आपस में जल भुनकर कहने लगे, ये तो गजब हो गया। हम चाहते थे कि इसे सजा मिले, जेल हो या फांसी हो, पर ये तो सेनापति बन बैठा। अब क्या किया जाए? जब दरबारियों को लगा कि प्रताप अब उनके वजूद के लिए खतरा बन गया है और वो कभी भी उनकी पोल खोल सकता है, तो उन्होंने एक बहुत ही डरावनी और आखिरी साजिश रची। ये एक ऐसा घिनौना खेल था जो पूरे राज्य को तबाह कर सकता था। उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, प्रताप को रास्ते से हटाना ही होगा। उनकी खतरनाक योजना ये थी कि पड़ोसी दुश्मन राज्य के राजा से हाथ मिला लिया जाए। उन्होंने चुपके से दुश्मन राजा को संदेश भेजा कि आप जामगढ़ पर हमला कर दीजिए, हम महल के अंदर से बगावत करेंगे और आपके लिए जीत का रास्ता आसान बना देंगे। लेकिन उनकी एक शर्त थी, युद्ध के दौरान या उससे पहले दुश्मन सेना को किसी भी कीमत पर नए सेनापति प्रताप को मारना होगा। दुश्मन राजा बहुत लालची था। जब उसे पता चला कि जामगढ़ के अपने ही दरबारी गद्दारी करने को तैयार हैं, तो उसे लगा कि ये जामगढ़ को जीतने का सबसे सही मौका है। वे तुरंत युद्ध के लिए राजी हो गया। अब उन गद्दार दरबारियों के सामने एक ही काम बचा था, अपने राजा जामसेन को इस युद्ध के लिए तैयार करना। इसके लिए उन्होंने एक नया नाटक रचा। कुछ दरबारियों ने खुद को मामूली चोटें पहुंचाईं, अपने कपड़े फाड़ लिए और उन पर जानवरों का खून लगा लिया। वे रोते चिल्लाते और हाहाकार मचाते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। वे अपनी छाती पीटते हुए राजा के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गजब हो गया। पड़ोसी राज्य की सेना ने हमारी सीमा पर अचानक हमला कर दिया है। उन्होंने हमारे बेगुनाह सैनिकों को मार डाला है और अब वे राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज, अगर हमने अब कदम नहीं उठाया तो हमारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। अब सोचने का समय नहीं है, अब तो बदला लेने का समय है। हमें तुरंत युद्ध का ऐलान करना चाहिए। मित्रों, राजा जामसेन स्वभाव से बहुत ही कोमल दिल के थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। अपने दरबारियों की ये हालत और उनकी भड़काने वाली बातें सुनकर राजा भावनाओं में बह गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, सैनिकों की टुकड़ियां तैयार की गईं और हथियारों का इंतजाम करके एक विशाल सेना दुश्मन राज्य की सीमा की ओर निकल पड़ी। वे गद्दार दरबारी जिन्होंने ये सारा जाल बुना था, वे भी जीत के झूठे नारे लगाते हुए सेना के साथ चल दिए और सबसे आगे अपने घोड़े पर शान से सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था नया सेनापति प्रताप। वही प्रताप जिसे वे दरबारी मन ही मन पागल कहते थे और जिसकी मौत का उन्होंने सौदा किया था। वे कुटिल दरबारी प्रताप के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर बहादुरी का झूठा दिखावा था, लेकिन मन ही मन वे बहुत खुश थे कि अब प्रताप अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज उनका कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। उनके लिए प्रताप बस एक मोहरा था जो अनजाने ही अपनी जान गंवाने जा रहा था। लेकिन मित्रों, किस्मत के खेल को भला कौन टाल सकता है? जब दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आईं, तो युद्ध के लिए एक बहुत ही घना और दुर्गम जंगल चुना गया। दुश्मन सेना ने वहां पहले से ही घात लगा रखी थी। तभी अचानक सेनापति प्रताप ने अपनी पूरी सेना को रुकने का इशारा किया और एक गरजती हुई आवाज में कहा, सारे सैनिक यहीं रुक जाओ। एक वीर सेनापति के धर्म के नाते सबसे पहले मैं अकेला दुश्मन राजा से मुकाबला करूंगा। अगर मैं हार गया या मारा गया तो तुम सब बहादुरी से लड़ना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी सैनिक मेरी मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। चूंकि वो अब राज्य का सेनापति था, इसलिए सैनिकों को उसकी बात माननी पड़ी। प्रताप अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन सेना की ओर बढ़ चला। घने जंगल के बीच एक खुले मैदान में दुश्मन का राजा भी अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ सामने आ गया। दोनों सेनाओं के सैनिक सांसें रोककर इस नजारे को देख रहे थे।
दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे को चुनौती भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पास की घनी झाड़ियों से एक भयानक और भूखा शेर दहाड़ता हुआ निकला और सीधे दुश्मन राजा पर झपट पड़ा, जो उस वक्त अपने घोड़े से उतरकर खड़ा था। प्रताप, जो बचपन से ही जानवरों से लगाव रखता था और खेल खेल में ही तलवार चलाने में माहिर हो चुका था, उसने फौरन स्थिति को भांप लिया। उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी, वो तो बस एक जान बचाना चाहता था। प्रताप बिजली की तेजी से अपने घोड़े से कूदा और अपनी तलवार निकालकर एक ही जोरदार वार में उस आदमखोर शेर के पेट के आर पार कर दी। उस समय प्रताप का मकसद युद्ध जीतना या दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि एक इंसान की जान बचाना था। वो अपनी आंखों के सामने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता था, चाहे वो उसका दोस्त हो या दुश्मन। मित्रों, वो शेर एक भयानक गुर्राहट के साथ वहीं ढेर हो गया। प्रताप ने उस घायल शेर को मारकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी खून से सनी हुई तलवार भी नीचे रख दी। फिर उसने तुरंत उस लहूलुहान, डरे हुए और हैरान दुश्मन राजा को उठाकर सहारा दिया। प्रताप ने बिना देर किए अपने गले के कपड़े यानी उत्तरीय से राजा के घावों पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। दुश्मन राजा शेर के पंजों से बुरी तरह जख्मी तो हो गया था, लेकिन प्रताप की फुर्ती और सेवा के कारण उसकी जान बच गई थी। जब राजा को थोड़ा होश आया और उसने देखा कि उसके सामने उसकी पूरी सेना हथियारों के साथ खड़ी है, लेकिन दूसरी ओर उसका दुश्मन प्रताप निहत्था होकर उसकी सेवा कर रहा है, तो उसका दिल ग्लानि और शर्म से भर गया। उसने तुरंत हाथ उठाकर अपनी सेना को युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अब कोई युद्ध नहीं होगा। मैं इस वीर और महान सेनापति को, जिसने मेरी प्राण बचाए हैं, न केवल माफ करता हूं, बल्कि उसका उम्र भर के लिए कर्जदार हूं। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि साक्षात देवदूत है। ये जितना बहादुर है, उतना ही विशाल हृदय वाला भी है। मैं इस बेकार के युद्ध को यहीं इसी वक्त खत्म करता हूं। फिर वो दुश्मन राजा थोड़ा रुका और उन गद्दार दरबारियों की ओर नफरत से देखते हुए बोला, और वे दरबारी जो अपने ही राजा और अपनी ही धरती को छोड़कर लालच में मेरे साथ मिल गए थे, वे नीच और गद्दार हैं। उन्हें तुरंत बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। साथ ही जामगढ़ के उन देशद्रोही दरबारियों को भी महाराज जामसेन के हवाले कर दिया जाए, ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। ये सुनते ही उन षड्यंत्रकारी दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि सैनिक उन्हें पकड़ पाते, प्रताप ने अपनी तलवार फिर से खींच ली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर मेरे किसी भी सिपाही को या महाराज जामसेन के किसी भी दरबारी को, भले ही वे मेरे दुश्मन क्यों ना हो, किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये मेरे राजा की प्रजा हैं और इनकी सुरक्षा करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है, चाहे इन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो। प्रताप की ये निडरता, उसकी वफादारी और सबको माफ कर देने वाला स्वभाव देखकर दुश्मन राजा और उसकी पूरी सेना दंग रह गई। राजा ने मन ही मन सोचा, ये कैसा अनोखा इंसान है जो अपने जानी दुश्मनों की जान बचाता है और खुद को मारने की साजिश रचने वालों को भी माफ कर देता है। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अब प्रताप की बहादुरी और उसकी मासूमियत की चर्चा न केवल जामगढ़ में, बल्कि दूर दूर के राज्यों में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और इंसानियत के कायल हो गए। जब वो बिना युद्ध लड़े जीत हासिल कर जामगढ़ लौटा, तो उसका ऐसा भव्य स्वागत हुआ जैसा पहले कभी किसी राजा का भी नहीं हुआ था। नगर की हर गली और हर कोने से प्रताप की जय जयकार की आवाजें आ रही थीं। राजा जामसेन ने उसे भरे दरबार में गले लगाया, उसे अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाया और उसे राज्य के आधे हिस्से का मालिक घोषित कर दिया। ये सब देखकर बचे कुचे लालची दरबारियों के सीने पर सांप लौट गए। वे अपमान और डर से कांपने लगे। वे आपस में कहने लगे, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमारी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला देगा। हमें इसे और इसकी इस पागलपन भरी अच्छाई को जड़ से खत्म करना ही होगा। उन्होंने फिर से कसम खाई कि चाहे जो हो जाए, वे प्रताप का अंत करके ही दम लेंगे। हालांकि इस घटना के बाद दोनों राज्यों की पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई थी और वे गहरे दोस्त बन गए थे, लेकिन इन स्वार्थी दरबारियों के दिल में अब भी नफरत और बदले की आग जल रही थी। एक बार फिर उन्होंने रात के अंधेरे में बैठकर प्रताप को मारने का एक नया और भयानक प्लान बनाना शुरू किया। वे कई तरह की गंदी चालें सोच रहे थे। तभी उनमें से एक बहुत बूढ़ा और तजुर्बेकार दरबारी, जो अब तक चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहा था, धीरे से उठा। वो बहुत ही गंभीर और शांत आवाज में बोला, भाइयों और मेरे मूर्ख साथियों, जरा रुको और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में हर इंसान की किस्मत और उसकी मौत खुद ऊपर वाला लिखता है?
जिसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हों, उसका कोई इंसान बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। मित्रों, वो बूढ़ा दरबारी अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अगर तुम सब मिलकर किसी तरह उसे मार भी दोगे तो भी उसकी इज्जत मरने के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अमर हो जाएगा। उसे खत्म करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम सब खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे और इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो वृद्ध दरबारी थोड़ा रुका, एक गहरी सांस ली और फिर बोला, वो प्रताप तुम्हें भले ही पागल या ना समझ लगे, लेकिन असल में वो हम सब से कहीं ज्यादा गुणी, समझदार और साफ दिल का इंसान है। भगवान ने उसके अंदर जो सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना भरी है, वो हम में से किसी के पास भी नहीं है। अगर तुम सब मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाओगे, तब भी वो अकेले अपनी अच्छाई के दम पर तुम सब पर भारी पड़ेगा। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि तुम उससे लड़ने या उसके खिलाफ साजिशें रचने के बजाय खुद को बदलो, अपनी सोच और अपने काम बदलो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला है। उस बूढ़े और तजुर्बेकार दरबारी की इन दिल को छू लेने वाली बातों ने जैसे जादू का काम किया। दरबारियों के मन में भरा नफरत का अंधेरा दूर होने लगा। उस दिन के बाद से किसी भी दरबारी ने प्रताप के खिलाफ कोई नई साजिश नहीं रची, बल्कि उनमें से कई लोग तो उसके दोस्त और चाहने वाले बन गए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजा जामसेन ने प्रताप से अकेले में उसके परिवार और उसके पुराने जीवन के बारे में पूछा। प्रताप, जो अब पहले से ज्यादा बोलने और समझने लगा था, उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम प्रताप है। मेरे पिता माधव सेठ पास ही के एक नगर में व्यापारी हैं और मेरी माता का नाम लक्ष्मी है। मैं कई साल पहले अपनी नासमझी की वजह से घर से भाग आया था। राजा ने ये सुनते ही तुरंत एक शाही बग्घी भेजी और प्रताप के माता पिता को पूरे सम्मान के साथ राजमहल बुलाया। जब माधव सेठ और लक्ष्मी डरे सहमे हुए राजमहल पहुंचे तो राजा जामसेन ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और उनके बेटे प्रताप की बहादुरी और नेकदिली की जमकर तारीफ की। राजा जामसेन प्रताप को इतना प्यार करने लगे थे कि उन्होंने भरे दरबार में प्रताप के माता पिता के सामने ही उसे अपना धर्मपुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा बना लिया और उसे जामगढ़ राज्य का युवराज घोषित कर दिया। इस तरह वो प्रताप, जिसे कभी दुनिया पागल और मंद बुद्धि समझकर उसका मजाक उड़ाती थी, अब अपने माता पिता के साथ उसी राजमहल में बहुत सुख और सम्मान के साथ रहने लगा। उसके पिता माधव सेठ और माता लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बेटे को वो कभी दुनिया की नजरों में बोझ समझते थे, आज वही अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से पूरे राज्य का सबसे प्यारा और नेक दिल इंसान बन चुका था। मित्रों, प्रताप की जिंदगी, जिसे समाज ने शुरू में कमजोर, बेकार और फालतू समझा था, वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास गुण और छिपी हुई काबिलियत जरूर होती है। बस सही समय और सही मौके की तलाश होती है, जब वो हुनर सबके सामने निकल कर आता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी मुश्किल हालात से हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी इंसान को उसके बाहरी रूप रंग या उसकी गरीबी अमीरी से नहीं तौलना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कब किस रूप में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। हमारी एक छोटी सी अच्छाई कब हमारे लिए या दूसरों के लिए वरदान बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण जरूर छिपा होता है, जिसे हम शायद तुरंत ना समझ पाएं, पर समय आने पर सब साफ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में सिखाया है कि सुख दुख, फायदा नुकसान और जीत हार, इन सबको एक समान समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कहानी के शुरू में सेठ माधव दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे भी हालात को स्वीकार करना सीख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रताप तो जन्म से ही ऐसा था, जिसे न तो अपमान का दुख होता था और न ही सम्मान मिलने पर कोई घमंड। वो हर हाल में एक जैसा ही रहता था। प्रताप की ये स्थिति गीता में बताए गए उस ज्ञानी व्यक्ति की तरह है, जो हर हाल में शांत रहता है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर हर प्राणी के दिल में बसते हैं। प्रताप के भोलेपन और उसकी सच्चाई में साक्षात ईश्वर का वास दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उसके जरिए कोई दैवीय शक्ति ही काम कर रही थी, जो राजा और पूरे राज्य की रक्षा कर रही थी। उसका हर वो काम जिसे दुनिया पागलपन कहती थी, आखिर में एक अच्छा नतीजा लेकर आता था। ये साबित करता है कि जिसका दिल साफ होता है, भगवान खुद उसके जरिए अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम तो बस एक जरिया यानी निमित्त हो। प्रताप भी इस कहानी में एक जरिए की तरह ही है, जिसके हाथों बड़ी बड़ी घटनाएं अपने आप हो जाती हैं। उसे इस बात का अहंकार नहीं होता कि वो कुछ कर रहा है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता होता कि उसके काम का नतीजा क्या होगा।
राजा जामसेन ने प्रताप की अजीब हरकतों के बावजूद उसके अंदर की सच्चाई को देखा और उस पर भरोसा किया। इसी भरोसे ने प्रताप को आगे बढ़ने का मौका दिया। वहीं प्रताप ने उन चालाक दरबारियों की बातों पर भी यकीन किया जिसने उसे मुसीबत में तो डाला, लेकिन आखिर में उसकी किस्मत ही बदल दी। ये दिखाता है कि अगर आपका मन साफ है तो आपकी श्रद्धा आपको कभी डूबने नहीं देगी। गीता का सबसे मुख्य उपदेश यही है कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। प्रताप ने जो भी काम किए, चाहे राजा को थप्पड़ मारना हो, सिंहासन खींचना हो या दुश्मन राजा की जान बचाना हो, उसने ये सब किसी इनाम के लालच में नहीं किया। उसके काम एक बच्चे की तरह मासूम और निस्वार्थ थे। दरबारियों ने उसे लालच तो दिया, पर प्रताप का अपना स्वभाव बिना किसी स्वार्थ के काम करने वाला था। इसी निस्वार्थ भाव की वजह से उसे बिना मांगे ही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ फल मिल गया। ठीक इसी तरह सेठ माधव ने भी जब दोबारा अपना व्यापार शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दिया और फल उन्हें अपने आप मिलता चला गया। मित्रों, हमारा एकमात्र संकल्प है गीता के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुंचाना। लेकिन ये महान कार्य तभी सफल हो सकता है जब आप सब इस नेक यात्रा में हमारे सारथी बने। ये केवल मेरा या आपका प्रयास नहीं, बल्कि हम सब का सामूहिक धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें अपने स्वयं के जीवन में उतारने का ईमानदार प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल शब्द सुनाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान आपके मन में कोई भी सवाल उठा हो, कोई दुविधा हो या कोई जिज्ञासा जागी हो, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब समय पर दे सकें और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। आपने गीता ज्ञान की इस लंबी और अद्भुत यात्रा में पूरी तन्मयता के साथ हमारा साथ दिया। इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस ज्ञान की चर्चा के दौरान यदि मुझसे शब्दों के चयन में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा भाई या मित्र समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल शुद्ध भाव से प्रभु की वाणी को आप तक पहुंचाना था। यदि इस वीडियो के बारे में या हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपकी कोई अनमोल राय हो, कोई सुझाव हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुविधाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी राय हमें और बेहतर करने की शक्ति देती है। एक बार फिर इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।